Today we are going to talk about relativity of time. जैसे आपको पता है कि हमारे जो दो postulates हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के speed of the relativity postulate, the laws of physics are independent of the observer, and the second postulate, the speed of light postulate. तो ये जो consequence है ये भी speed of light postulate का consequence है, क्योंकि लाइट जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल करती है और इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जर्वर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती। किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट आपके पास एक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो उसकी वजह से जो टाइम है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। याद रखें कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में टाइम एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, जिसका मतलब ये है कि दो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स जो कि रिलेटिव मोशन में वो टाइम इंटरवल के बारे में सेम मेजरमेंट करेंगे, सेम स्टेटमेंट। एक कहेगा कि इसकी टाइम इंटरवल इतना है तो दूसरा भी वही करेगा, इस तरह स्पेस भी है। लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ड्यू टू स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जर्वर, उसकी वजह से जो हमारे पास टाइम इंटरवल है वो एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि वो रिलेटिव, वो डिपेंड करेगा कि हमारे जो ऑब्जर्वर है वो उसको कैसे देखेगा। तो दो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स जो हैं वो जो टाइम इंटरवल है, जो सेपरेशन ऑफ टू इवेंट्स है, दो डिफरेंट लोकेशंस पे इवेंट्स हुए हैं, उनके दरमियान जो टेम्पोरल सेपरेशन यानी टाइम के हिसाब से जो सेपरेशन है उस पर वो एग्री नहीं करेंगे और वो कहेंगे कि जी एक के लिए एक वैल्यू आएगी और दूसरे के लिए दूसरी वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू नहीं आएगी, उनका जो इंटरवल है वो एब्सोल्यूट नहीं है। तो आज इसी को हमने देखना है और बाकायदा इसको साबित करना है कि बाकी ऐसे होता है। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, द कंसिस्टेंसी ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इस पोस्टुलेट से इसको समहाउ डिराइव करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट के कांस्टेंट होने की वजह से जो टाइम इंटरवल है वो एब्सोल्यूट नहीं है, अब वो रिलेटिव है। तो जैसे मैंने कहा कि जो टेम्पोरल सेपरेशन है यानी दो इवेंट्स के दरमियान जो सेपरेशन है टाइम की t2 - t1, इस पे दो ऑब्जर्वर्स जो हैं वो एग्री नहीं करेंगे। अब इस बात को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है ना, हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट के जरिए से देखते हैं कि क्या वाकई दिस इज ट्रू, क्या वाकई ऐसा होता है, क्या वाकई जो है वो टाइम इंटरवल जो है वो दो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए डिफरेंट आता है। तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सपेरिमेंट। हम एक्सपेरिमेंट के अंदर सबसे पहले एक हमारा ऑब्जर्वर है जिसको हम लेट्स से सारा का नाम देते हैं, और सारा के पास इक्विपमेंट क्या है कि उसके पास एक सोर्स है, लाइट सोर्स है, और उसके पास एक मिरर है, और मिरर और लाइट सोर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो d है फॉर एग्जांपल, और साथ ही साथ वो एक इवेंट उसके पास होता है, दो इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले इवेंट ये होता है कि यहाँ पर लाइट सोर्स से एक लाइट इमिट होती है और लाइट जो है वो ट्रेवल करती है मिरर की तरफ, ठीक है ना, ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये इवेंट 1 हुआ, ये जो लाइट का एमिशन है, ये रेड डॉट आप देख रहे हैं, ये लाइट की एमिशन है, और जैसे ही लाइट इमिट करती है यहाँ से इस सोर्स से और ये ट्रेवल करती है मिरर की तरफ और डिस्टेंस v ट्रेवल करती है, तो ये इसका इवेंट हुआ है और ये सारा इस चीज को ऑब्जर्व कर रही है। वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट जो है ये दोबारा सोर्स की तरफ आती है और ये जो ग्रीन डॉट है ये इवेंट 2 है, और सारा इन दोनों इवेंट्स को मेजर करती है और उसके पास एक क्लॉक है। अब चूंकि दोनों इवेंट्स जो हैं वो सेम लोकेशन पे हो रहे हैं, ठीक है ना, स्पेस टाइम में एक स्पेस टाइम में एक ही लोकेशन पे हो रहे हैं, ये सारा इक्विपमेंट है जिससे ये दो इवेंट्स को मेजर करी और दो इवेंट्स के दरमियान अब उसने देखना है कि टाइम इंटरवल यानी लाइट ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है जाने में d और फिर वापस आने में d, तो 2d उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो अगर हम टाइम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये 2d, और चूंकि लाइट की स्पीड c है तो c हमारे पास ये इसका टाइम है, यानी सारा का जो टाइम इंटरवल है वो हमारे पास 2d/c होगा। ऐसे ही है ना, यानी ये दो इवेंट्स हुए हैं, इवेंट 1 और इवेंट 2, जिसमें एक लाइट सोर्स से लाइट गई है मिरर की तरफ और फिर वापस आई है, और ये इवेंट 2 हुआ है और इस क्लॉक के जरिए से अब एक ही क्लॉक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, आप ये याद रखें कि इसमें क्लॉक एक है, दो क्लॉक्स नहीं है, क्योंकि एक ही स्पेस टाइम एक ही स्पेस लोकेशन के ऊपर
मेजरमेंट हुए, दोनों इवेंट्स वहीं पर हुए हैं, तो इसलिए टाइम हमारे पास है। अब ये जो इंटरवल ये मेजर करेगी, ये इंटरवल है डेल्टा टी नॉट, यहाँ जो मैंने लिखा है ये डेल्टा टी नॉट है। लेट्स से जो सारा का इंटरवल है उसको हम डेल्टा टी नॉट कहते हैं। तो जो डेल्टा टी नॉट है, यानी पहला इवेंट जो हुआ था और दूसरा इवेंट जो हुआ था उनके दरमियान जो टेम्पोरल सेपरेशन है वो डेल्टा टी नॉट है, जो कि सारा ने मेजर किया। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट हो गया और सिंपल एक्सपेरिमेंट है, ये सारा ने कंडक्ट किया। अब हम कहते हैं कि एक और ऑब्जर्वर है हमारे पास, और ये जो सारी इक्विपमेंट है, ये सारा ट्रेन के अंदर, डब्बे के अंदर उसने रखा हुआ है, ये एक वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, लेट्स से टुवर्ड्स राइट, ये मूव कर रहा है। और प्लेटफॉर्म पे एक और ऑब्जर्वर है और वो उसको बाहर से देख रहा है। ठीक है, वो बाहर से सारे चीज को देख रहा है। जो सारा इक्विपमेंट डब्बे के अंदर थी, ट्रेन के अंदर बैठ के ये देख रही थी, दो इवेंट्स हो रहे थे, एक इवेंट यहाँ से इमिट हो रही थी लाइट, फिर वापस आ रही थी, तो ये तो सारा ट्रेन के अंदर से देख रही थी, उसके साथ रेस्ट पे थी। लेकिन अब ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v, ये सारा इक्विपमेंट, ये सारा जो हमारे पास apparatus है, ये सारा का सारा मूव कर रहा है, और बाहर से लेट्स से हम कहते हैं कि सलीम जो है वो इसको देख रहा है। तो ये हमारा इक्विपमेंट देखें, ये वो मिरर है और उनके दरमियान डिस्टेंस d है, और यहाँ पर सोर्स है, और यहाँ से अब लाइट भी इमिट होगी, लेकिन इस सब चीज को जो है वो सलीम आउटसाइड से देख रहा है। ये दूसरा ऑब्जर्वर है। तो अब हमारे दो ऑब्जर्वर्स हो गए। एक ऑब्जर्वर हमारा सारा जो कि इक्विपमेंट के साथ रेस्ट पे है, और एक ऑब्जर्वर हमारा सलीम जो कि इक्विपमेंट से बाहर प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, और ये सारे ट्रेन जो है वो वेलोसिटी v के साथ राइट साइड पे जा रहा है। अब देखिए, अब वो सलीम क्या ऑब्जर्व कर रहा है, और फिर उसके ऑब्जर्वेशन को पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर इनके दरमियान हमें कनेक्शन डेवलप करना है। तो सलीम की ऑब्जर्वेशन ये है कि जब इवेंट, और अच्छा ये भी याद रखें, ये जो ट्रेन मूव कर रही है, तो जो डिस्टेंस है इवेंट 1 और इवेंट 2 के दरमियान वो v डेल्टा t है, जबकि v ट्रेन की वेलोसिटी है और डेल्टा t वो टाइम है जो सलीम मेजर कर रहा है। अब होगा क्या, जो इवेंट 1 हुआ है वहां से इस इवेंट 1 में जो लाइट इमिट हुई है, ये वाली, यहाँ पर इवेंट 1 हुआ है, और यहाँ पर एक वही लाइट इमिट हुई, ये वाला जो इवेंट हुआ था ना, अब वो सलीम उसको जब देख रहा है, तो चूंकि सलीम के पास एक क्लॉक होनी चाहिए, ठीक है, जिसकी मदद से वो उस इवेंट 1 को रिकॉर्ड कर सके, उसका टाइम रिकॉर्ड कर सके। तो वो यहाँ पर इस इवेंट 1 को रिकॉर्ड करता है, यहाँ से लाइट इमिट होती है और मिरर की तरफ जाती है। अब अगर आप देखें तो ये यहाँ से जो लाइट इमिट हुई थी वो बिल्कुल स्ट्रेट थी, उससे d डिस्टेंस ट्रेवल किया था। अब ये डिस्टेंस d नहीं है, लेट्स से कॉल इट दिस डिस्टेंस l, ये डिस्टेंस l जो कि ट्रेवल किया है। लाइट ने अब डिस्टेंस l ट्रेवल किया, और आप क्लियरली देख सकते हैं कि डिस्टेंस d से डिस्टेंस l ज्यादा है। अब बाद में हम इस डिस्टेंस l को कैलकुलेट भी करेंगे, और साथ ही साथ फिर जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी और वापस आएगी सोर्स के डिटेक्ट होगी दोबारा, वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद, मिरर के साथ रिफ्लेक्ट होने के बाद दोबारा वापस आएगी, तो ये हमने ज्योमेट्री इस तरह बनाई है कि वो डिस्टेंस भी जो है वो हमारे पास l है, तो यहाँ पर भी डिस्टेंस l है, वहां पर भी डिस्टेंस l है। अब जो लाइट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो अब आपको क्लियरली पता चल रहा है कि वो 2l है, पहले तो 2d था ना, अब 2l है, और डेफिनेटली स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है। अब यही वो पॉइंट है, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट को सलीम भी वही देखेगा और सारा भी वही देखेगा, स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है, तो इसलिए सलीम का इंटरवल जो है, अब नेक्स्ट इसको अगर हम डेल्टा t कह दें तो वो 2d/c नहीं है, वो 2l/c, ठीक है, क्योंकि अब तो जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो तो l है ना, ठीक है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इवेंट 2 के लिए वो एक और क्लॉक यूज करे, क्योंकि अब तो सेम लोकेशन पे नहीं हुआ, चलिए बाहर से प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर देख रहे हैं। तो पहला इवेंट जहां पर हुआ है और दूसरा इवेंट जहां पर हुआ है वो दो डिफरेंट स्पेस लोकेशंस हैं, तो उसके पास दो क्लॉक्स, उसके पास एक क्लॉक नहीं है, सारा के पास सिर्फ एक क्लॉक थी, वो एक ही क्लॉक में दोनों इवेंट्स, क्योंकि सेम लोकेशन पे ऊपर हो रहे हैं, वो तो ट्रेन के अंदर बैठी थी, उसके पास एक क्लॉक थी। अब सलीम के पास एक क्लॉक नहीं है, एक क्लॉक उस वक्त उसने यूज की जिस वक्त इवेंट 1 हुआ है, एक लोकेशन की, और दूसरी क्लॉक उसने उस वक्त यूज की जब इवेंट 2 हुआ है। और आपको मैंने बताया था कि अब आपके पास एक से ज्यादा क्लॉक्स हो तो आप उनको सिंक्रोनाइज करें, ठीक है, वो उससे वो टाइम डिफरेंस माइनस करें, ठीक है, वो जो इंटरवल है जितना टाइम दिया है लाइट ने वहां तक पहुंचने के लिए, तो आप इन दोनों को सिंक्रोनाइज करना चाहिए। तो वो सलीम ने वो काम कर लिया है और क्लॉक्स को जो है सिंक्रोनाइज कर लिया, उसके पास क्लॉक सिंक्रोनाइज है। अब देखते हैं कि सलीम का जो इंटरवल है डेल्टा t वो क्या है। अब यहां मैंने लिख दिया आपके पास डेल्टा t जो है वो 2l/c है,
तो सलीम जो है वो 2l/c मेजर कर रहा है और सारा जो है वो 2d/c मेजर कर रहा है। अब दोनों की जो मेजरमेंट है यानी डेल्टा t और डेल्टा t नॉट और डेल्टा t, अब हम देखते हैं क्या ये आपस में कैसे रिलेटेड है, क्या ये सेम है, क्या दोनों इंटरवल सेम है या दोनों इंटरवल में कुछ फर्क है, ये अब हम चेक करेंगे। यहां तक समझ आई ये बात? हमने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है जिसमें एक ट्रेन के डब्बे में अपना इक्विपमेंट हमने रखा है ट्रेन के अंदर, और ट्रेन एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, लेकिन ट्रेन के अंदर सारा जो है उसके हिसाब से ये सारा इक्विपमेंट रेस्ट पे है। उसने ये दोनों इवेंट्स की टेम्पोरल मेजरमेंट की है, और दूसरी तरफ सलीम जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसके लिए ये ट्रेन मूव कर रही है, उसने भी अपनी मेजरमेंट की है 2 क्लॉक्स की मदद से। सारा ने 1 क्लॉक यूज की है और सलीम ने 2 क्लॉक्स यूज की है, और उन क्लॉक से फिर उसने वहां से देखा है कि किस तरीके से उसका इंटरवल डेल्टा t जो है वो 2l/c आया है और डेल्टा t नॉट जो है वो 2d/c आया है सारा। अब हम इन दोनों टेम्पोरल सेपरेशंस, इंटरवल्स, दोनों टाइम इंटरवल्स जो दो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स ने लिए हैं उनको आपस में मैच करते हैं, उनको आपस में कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि ये क्या सेम है या डिफरेंट है। जब ये कंपैरिजन हम करते हैं और ये देखिए ये डेल्टा t जो है इसका इंटरवल है, अब हमारे पास जो सारा का इंटरवल है वो 2d/c है और सलीम का इंटरवल जो है वो 2l/c। वो ऑलरेडी मैंने आपको यहां बता दिया कि वो क्यों डेल्टा t नॉट 2d/c और डेल्टा t l/c और l/c दो रास्ते हैं ना, तो l/c से उसके पास 2l/c है। अब इसके बाद जब हम इनका कंपैरिजन स्टार्ट करें तो हमें ये डिस्टेंस l एक्चुअली मेजर करना है। तो अगर आप ये देखें तो हमारे पास जो डिस्टेंस l है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, पहले 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रही है, यानी ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये हमारे पास यहाँ पर ये राइट एंगल, लेकिन इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा l और परपेंडिकुलर d हो जाएगा, और जो बेस है वो किसके बराबर होगा v डेल्टा t डिवाइड बाय 2, क्योंकि आधा है ना, ये उसका हाफ है तो इसलिए 1/2v डेल्टा t के बराबर होगा। तो हम अगर पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करें, इफ यू यूज द पाइथागोरस थ्योरम, तो हमारे पास जो l है वो इसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर मैं अगर d की वैल्यू पुट करूं, यहां पर d की वैल्यू पुट कर दूं तो वो मेरे पास 1/2 v डेल्टा t और 1/2 v डेल्टा t स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने, और चूंकि वहां पर लाइट c के साथ ट्रेवल कर रही है इसलिए मैंने उसके साथ c पुट कर दिया, ठीक है। ये सिंपल कैलकुलेशन है जो आप कर सकते हैं। अब आप यहां पर देखें तो जो डेल्टा t के अंदर मैं पुट करूं, जो सलीम का इंटरवल है वो तो डेल्टा t 2l/c है और मैंने l की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। ये देखिए ऊपर मैंने l की वैल्यू कैलकुलेट की और l को जब मैं डिवाइड करूंगा c पर, यानी यहां पर मैंने वैल्यू पुट कर दी l की, तो 2/c आपको यहां पर नजर आ रहा है, ये 2/c और वो l की वैल्यू। पॉइंट क्लियर है ये कैलकुलेशन। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करूं, स्क्वायर कर लूं बोथ साइड्स को और फिर इसको रीअरेंज कर लूं, यानी इसको स्क्वायर किया है और फिर थोड़ा सा रीअरेंज किया, वो 2 से डिवाइड हो गया, वहां से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो टाइम इंटरवल है वो डेल्टा t नॉट 1 - v²/c²। तो आपने देखा कि जो हमने सिंपल पाइथागोरस थ्योरम की मदद से l की वैल्यू कैलकुलेट की, l की वैल्यू, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैं आपको वापस ले जाऊं इस कैलकुलेशन में थोड़ा सा यहां देखें, तो इस पाइथागोरस थ्योरम में हमने l की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम की मदद से कैलकुलेट की और उस l की वैल्यू जब हमने यहां पर पुट की, ठीक है, यहां पर जो पुट की और सिंपल कैलकुलेशन स्क्वायरिंग की, ये सिंपल कैलकुलेशन की है, तो हमारे पास जो टाइम इंटरवल है डेल्टा t वो डेल्टा t नॉट 1 - v²/c² के बराबर। तो ये सलीम का इंटरवल जो है वो सारा का इंटरवल, ये सलीम का इंटरवल है और ये सारा का इंटरवल है, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय 1 - v²/c²। और आप क्लियरली देख रहे हैं कि सलीम का इंटरवल जो है वो सारा के इंटरवल से बड़ा है, क्योंकि यहां पर जो v है v मस्ट बी लेस देन c, ठीक है ना। तो जो डिनोमिनेटर है वो 1 से कम है, जब वो 1 से कम है तो ये इंटरवल ज्यादा है और इसको कहते हैं कि टाइम डायलेट, इसको कहते हैं टाइम डायलेशन, टाइम डायलेट। तो जो मूविंग क्लॉक है सलीम के लिए, तो क्लॉक मूविंग थी ना, क्योंकि ट्रेन चल रही थी ना, तो सलीम को मूविंग क्लॉक नजर आ रही थी, तो जो मूविंग क्लॉक है उसमें उसके लिए जो टाइम इंटरवल है वो डायलेटेड है। तो दो टाइम इंटरवल जो है वो इक्वल नहीं है, जो रेस्ट पे है
सारा उसका टाइम इंटरवल डेल्टा टी नॉट है, लेकिन जो सलीम जो बाहर से देख रहा है उसका टाइम इंटरवल डेल्टा टी है, और वो आपने देखा कि वो डायलेटेड इस तरह से स्ट्रेच हो गया, वो स्लो चल रहा है। एक और पॉइंट कि मूविंग क्लॉक्स ऑलवेज अपीयर टू बी स्लो, दे आर टिकिंग स्लो, वो स्लो हो गए, इसको हम कहते हैं टाइम डायलेशन। तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और इस वजह से हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट। तो जब स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है तो हमारे पास जो टाइम इंटरवल है वो डायलेट हो गया। तो टू ऑब्जर्वर्स डू नॉट एग्री ऑन द टाइम इंटरवल। वन सेज सारा सेज डेल्टा टी नॉट, जो कि जरा फास्ट है, तेज हो गया, और डेल्टा टी सलीम वो कहता है कि नहीं ये डायलेटेड है, ठीक है ना, बड़ा है, टाइम इंटरवल बड़ा है। तो इस तरीके से आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ये है कि जो टाइम है वो सेम नहीं है टाइम इंटरवल, और मूविंग क्लॉक्स में टाइम जो है वो डायलेट होता है, स्लो। और फिर जो इसमें हम थोड़ी सी वो कर लेते हैं सिंप्लिसिटी, ये v बाई सी स्क्वायर को हम कहते हैं कि ये बीटा है, इसको हम कहते हैं स्पीड पैरामीटर, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो फिर ये वाला फैक्टर है 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसको हम कहते हैं गामा, और इसको कहते हैं लॉरेंट्ज फैक्टर। तो ये नाम याद रखिए, ये जो v बाई सी स्क्वायर है ये स्पीड पैरामीटर है, और ये जो है ये लॉरेंट्ज फैक्टर 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर के बराबर है। और इस तरीके से हम ये जो टाइम है इसको डेल्टा टी गामा डेल्टा टी नॉट भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप ये v इसकी जगह पर पुट करें तो ये गामा आ जाएगा, ये सॉरी ये 1 और v स्क्वायर, यानी गामा जो है ये एक्चुअली 1 और 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर का रूट के बराबर है। गामा जो है वो ये लॉरेंट्ज फैक्टर है और वो स्पीड पैरामीटर है। इसलिए डेल्टा टी जो है अगर आप 1 और 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर पुट करें तो ये गामा डेल्टा टी नाम है। तो इसलिए आप जो टाइम डायलेशन है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लॉरेंट्ज फैक्टर को एज अ फंक्शन ऑफ स्पीड पैरामीटर, कि लॉरेंट्ज फंक्शन एज अ स्पीड पैरामीटर। तो लॉरेंट्ज फंक्शन जो है अगर आप देखें कि लॉरेंट्ज फैक्टर हमारे पास गामा है और ये बीटा ये v है। अब आपको पता है कि v कैन नॉट बी इक्वल टू c, v मस्ट बी लेस देन c। लेकिन जब बीटा की वैल्यू कम है, यानी जब स्पीड जो है वो काफी कम है, यानी क्योंकि हमारे पास बीटा जो है वो v स्क्वायर बाय c स्क्वायर के बराबर है, जब ये स्पीड जो है ये काफी कम है, तो उस वक्त हमारे पास नॉन रिलेटिविस्टिक फिजिक्स या न्यूटोनियन फिजिक्स मौजूद है। लेकिन जैसे जैसे v की वैल्यू बढ़ती है, स्पेशली व्हेन v इज ग्रेटर देन 0.1 c, ठीक है, जब ये 0.1 c से बड़ी हो जाती है, फिर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको गामा जो है वो बहुत हाई होता है। यूजुअली फॉर लेस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, यानी लो स्पीड्स के लिए, यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करें कि लो स्पीड्स के लिए गामा की वैल्यू 1 है, जब बीटा की वैल्यू काफी कम है। लेकिन जैसे जैसे बीटा की वैल्यू बढ़ती है, यानी स्पीड बढ़ती है, बीटा की वैल्यू के बढ़ने का मतलब क्या है, स्पीड ज्यादा होती है, क्योंकि न्यूमरेटर में v है। तो जैसे जैसे बीटा की वैल्यू बढ़ती है यानी स्पीड बढ़ती है, तो वैसे वैसे आपके पास गामा भी बढ़ता है। लेकिन और जब स्पीड बहुत हाई होती है, व्हेन इट रीचेस नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन है और बहुत हाई स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती है और आप देखते हैं कि गामा जो है उसकी वैल्यू बढ़ती है, और आपको रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स जो है वो आपको उस वक्त नजर आते हैं विद वेरी हाई स्पीड, और क्योंकि गामा की वैल्यू ज्यादा है, और जब गामा की वैल्यू ज्यादा है तो आप देखेंगे कि ये जो डायलेशन है ये बढ़ जाएगा, क्योंकि गामा ज्यादा है, तो डेल्टा टी नॉट के साथ जब हाई गामा मल्टीप्लाई होगा, यूजुअली ये 1 के बराबर है, लो स्पीड्स के ऊपर ये 1 के बराबर है, तो दोनों इंटरवल्स आपको डेली लाइफ में सेम नजर आते हैं। लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है, बीटा की वैल्यू बढ़ती है, तो गामा भी बढ़ता है, तो और इस तरीके से आपको हाई स्पीड्स के ऊपर डेल्टा टी और डेल्टा टी नॉट के दरमियान एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है, ठीक है। तो इसलिए जब हम कहते हैं ना कि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स जो है वो हमारे पास हाई स्पीड्स पे नजर आते हैं, ठीक है, यानी ज्यादा, इसका ये मतलब नहीं कि लो स्पीड्स पे है नहीं, आपने देखा कि लो स्पीड्स पे भी आपके पास रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स मौजूद हैं, ठीक है, क्योंकि बीटा लो बीटा के लिए गामा की वैल्यू 1 से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे ये देखिए बीटा बढ़ रहा है यानी v बढ़ रही है, तो यहाँ पर आप देखिए ऑलरेडी डेविएशन स्टार्ट हो गई है और गामा की वैल्यू ऊपर जाना शुरू हो गई। तो इसलिए हाई स्पीड्स के ऊपर आपको रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो टाइम डायलेशन के इफेक्ट्स हैं वो नजर आना शुरू हो जाते हैं। दो इंटरवल्स दे डू नॉट मैच, द टू इंटरवल्स, सलीम का इंटरवल और सारा का इंटरवल, फिर वो मैच नहीं करते, सही। तो अब इसका अपशॉट ये है, मैसेज ये है कि
हमारे पास जो टाइम इंटरवल है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो एक रिलेटिव क्वांटिटी है और दोनों ठीक है। कोई ये कहे कि ये वाला सही है कि वो वाला सही है, ये दोनों ठीक है, दोनों रियलिटी है, क्योंकि ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। एक ऑब्जर्वर जो डेल्टा टी देख रहा है और दूसरा ऑब्जर्वर जो डेल्टा टी नॉट देख रहा है, बट दे आर रिलेटेड थ्रू लॉरेंट्ज फैक्टर। इनके दरमियान एक लॉरेंट्ज फैक्टर गामा है, उनके जरिए से ये आपस में रिलेटेड है। तो ये कॉन्सिक्वेंस है द सेकंड पोस्टुलेट दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसकी वजह से हमारे पास ये जो टाइम डायलेशन है, टाइम डायलेट हो रहा है, उसकी वजह से हमें ठीक पूछे प्रश्न। सर वो ग्राफ में हमारे पास सोर्स भी उसके साथ मूव नहीं हो रही, ऊपर वाला जो नहीं वो जो ग्राफ ये मैं पीछे स्टडी सर इसमें ये ग्राफ में ये सर ये डायग्राम में ये सब ये जो सारा इक्विपमेंट है ना, ये मतलब ये ट्रेन के एक केबन के अंदर रखो और ट्रेन के केबन में सारा और उसकी क्लॉक मौजूद है, लेकिन सलीम प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन चल रही है विद स्पीड v, तो उसके सामने से ट्रेन गुजरी है, सलीम के सामने से ट्रेन गुजरी है विद ऑल दिस इक्विपमेंट, और सलीम ने बाहर से ये दोनों इवेंट्स देखे हैं। जब इवेंट 1 और समझे कि स्पीड डिपेंड करती है ना कि कितनी हाई स्पीड है, लेट्स से बहुत हाई स्पीड के साथ गुजरी नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो सलीम ने इवेंट 1 जब देखा कि लाइट इमिट हुई तो उसने वहाँ रिकॉर्ड कर लिया, और जब लाइट दोबारा क्लिक बैक किया, रिटर्न हुई रिफ्लेक्शन के बाद, तो फिर उधर से भी उसने वो देखी। तो इवेंट 1 और इवेंट 2 उसने देखे और उसने इनके दरमियान टेम्पोरल सेपरेशन देखे। तो सलीम खुद रेस्ट पे है और ट्रेन फास्ट, तो रिलेटिव मोशन है, इट डज नॉट डिपेंड। आप ये भी कह सकते हैं कि ट्रेन रेस्ट पे और सलीम पीछे की तरफ बहुत तेजी से भाग रहा है, इट्स अ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में आइदर ऑफ देम आर इन मोशन, ठीक है, या ट्रेन मूव कर रही है या सलीम मूव कर रहा है, ये पर्सपेक्टिव है। मिसाल के तौर पर सारा को ये लग रहा है कि हम ट्रेन तो रेस्ट पे, सलीम बड़ी तेजी से दूर पीछे की तरफ भाग रहा है, और सलीम को ये लग रहा है कि मैं तो रेस्ट पे हूँ और ट्रेन आगे की तरफ जा रही है। तो ये रिलेटिव इसे कहते हैं। रिलेटिव का वर्ड इसलिए कि ये रिलेटिव मोशन है, जिसको आप रेस्ट पे समझें और जिसको आप मूविंग समझें, बात एक ही है। बात ये है कि दोनों के दरमियान एक रिलेटिव मोशन है। तो ये एक पॉइंट है कि मूविंग क्लॉक्स जो है, सलीम के लिए वो क्लॉक मूव करती है, सारा के लिए क्लॉक मूव नहीं करती। ये क्लॉक विद रिस्पेक्ट टू सारा इज एट रेस्ट, तो ये इसको आप कहते हैं प्रॉपर टाइम। डेल्टा टी नॉट जो है ये प्रॉपर है, ठीक है, इसके लिए नाम यूज होता है प्रॉपर, क्योंकि सारा के विद रिस्पेक्ट ये क्लॉक रेस्ट पे है और सलीम के विद रिस्पेक्ट जो क्लॉक है वो मूविंग है, उसको ये क्लॉक मूविंग नजर आ रही है। तो इसलिए वो यूज दो क्लॉक्स का, लेकिन चूंकि मूविंग क्लॉक्स है तो वो उसको टाइम जो है वो डायलेट हो। एक बात, दूसरी बात ये कि अगर सारा को कहा है कि सलीम तो कह रहा है कि इंटरवल इतना नहीं है, वो तो डायलेटेड है, वो क्या कहेगी? क्या वो कहेगी कि वो सही नहीं? वो कहेगी नहीं, गलती सलीम कर रहा है। उसकी वजह ये है कि वो दो क्लॉक्स को सिंक्रोनाइज सही तरीके से नहीं कर रहा। उसकी जो सिंक्रोनाइजेशन है उसमें प्रॉब्लम है, सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम है। उसको ऐसे लगेगा, वो कहेगा कि इसने ये वाली क्लॉक जितने टाइम पे लगाई है ना, वो वाली क्लॉक जो है वो फार अहेड है, मतलब उसकी क्लॉक्स सही तरीके से सिंक्रोनाइज नहीं है। और हमें ये पता है कि सिमिल्टेनिटी तो रिलेटिव है। जब ये अपनी दो क्लॉक्स को सिंक्रोनाइज कर रहा है तो उसके साथ सारा एग्री नहीं करेगी, तो सारा को ये लगेगा कि सलीम ने बहुत बड़ी गलती की है और उसकी घड़ियां खराब हैं, सही तरीके से सिंक्रोनाइज नहीं है, इस वजह से उसको टेम्पोरल सेपरेशन नजर आ रही है। जैसे अभी हमको लगता है यार एक बंदा कह रहा है कि मेरे पास टाइम इतना नहीं गुजरा, तो हमें लगता है कि इसकी तो घड़ी खराब, जैसे सही मेजरमेंट नहीं की, इसकी जो दो क्लॉक्स है उसमें मसला है। वरना तो ये कैसे हो सकता है कि हमारा टाइम इंटरवल उसके टाइम इंटरवल के साथ मैच नहीं कर रहा। तो इसलिए हमें लगता है, यानी हम जो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, और हमें ये लगता है कि शायद टाइम इंटरवल जो वो मेजर कर रहा है, जो मूवमेंट में है, रिलेटिव मोशन में है, उसकी घड़ियों में मसला है, उसकी सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम है। और वहां से जब वो हमें देखता है तो वो भी हमें कहता है कि आपका जो टाइम इंटरवल है वो सही नहीं है, क्योंकि आप सही टाइम मेजर नहीं कर रहे। तो दोनों डिसएग्री करेंगे, सलीम और सारा दोनों इस बात पे डिसएग्री करेंगे कि टाइम इंटरवल सेम है। वो दोनों का टाइम इंटरवल सेम नहीं आएगा, लेकिन दोनों ठीक हैं। रीजन इसमें क्या है, क्यों ऐसा क्यों हुआ? अगर ये लाइट स्पीड ऑफ लाइट के साथ कांस्टेंट ना होती, इसके लिए लाइट की स्पीड कुछ और होती, तो वो इसमें एडजस्ट हो जाता और फिर उसको ये डेल्टा टी और डेल्टा टी नॉट, जैसे हम नॉन रिलेटिविस्टिक न्यूटोनियन मैकेनिक्स में समझ रहे हैं
कि हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट में भी कांस्टेंट नहीं है, फर्स्ट कर इसके पास स्पीड ऑफ लाइट कुछ और आ गई और हम सी पे यहाँ डिवाइड ना करते किसी और चीज पे, यानी उसको कंपनसेट कर देते, तो फिर ये टाइम इंटरवल और ये टाइम इंटरवल हमारे पास सेम आ, लेकिन चूंकि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है तो ये कभी भी सेम नहीं हो सकता, ये इसका कॉन्सिक्वेंस है। स्पीड ऑफ लाइट अगर कांस्टेंट ना होती तो फिर ये टाइम इंटरवल भी सेम ना मिलते, लेकिन सेम मिलते हैं। अब चूंकि ये कांस्टेंट है तो इसलिए हमें ये सेम नहीं मिलते, तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट you cannot see the time interval in one frame of reference and time interval in another frame of reference, they are not equal, they cannot be equal, ठीक है नहीं, बराबर नहीं हो सकते, वो डिफरेंट नजर आएंगे, बट दिस इज द रियलिटी। यही तो बात है कि टाइम इंटरवल जो है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट क्वांटिटी, सी एब्सोल्यूट क्वांटिटी, स्पीड ऑफ लाइट एब्सोल्यूट क्वांटिटी, टाइम इंटरवल एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। वो एक ऑब्जर्वर के लिए कुछ एक तरीके से आएगी और दूसरे ऑब्जर्वर के लिए हाँ वो आपस में रिलेटेड होंगे थ्रू दिस, ये आपस में रिलेशनशिप हमने डेवलप कर दी आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, जब हमने सिंपल कैलकुलेशन की वो रिलेशनशिप हमने यहाँ पर ये रिलेशनशिप हमने डेवलप कर दिया, डेल्टा टी इज इक्वल टू गैमा डेल्टा टी, ये रिलेशनशिप ये दोनों के दरमियान, और फिर आपने स्पीड से देख लिया कि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स आपको कब ऐसे होंगे कि जब आपको नजर आएंगे। चूंकि आइंस्टाइन से पहले या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से पहले यूजुअली हम सारी जो 2-4 हज़ार साल हमारी हिस्ट्री है उसमें हम कभी भी स्पीड ऑफ लाइट जो हमारी स्पीड है वो बहुत ज्यादा नहीं रही, वो 0.1 c से कम रही, ठीक है, स्पीड हमारी हमेशा 0.1 c से कम रही है, जिसकी वजह से हमें रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स फील ही नहीं हुए, कभी हमें पता ही नहीं चला। लेकिन आइंस्टाइन ने भी कभी इस वजह से नहीं निकाला कि उसको रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स फील हुए, एक्चुअली वो तो फर्स्ट पोस्टुलेट उसकी मोटिवेशन है कि जो लॉज ऑफ फिजिक्स है वो सेम होने चाहिए, तो उसने अगर वहां पर जाकर देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में उसने देखा कि लॉज ऑफ फिजिक्स सेम नहीं है, ठीक है, उसमें जो मैक्सवेल्स इक्वेशंस है वो भी शामिल होनी चाहिए, सिर्फ मैकेनिक्स के लॉज नहीं है, उसमें फिजिक्स के लॉज होने चाहिए, नंबर 1। और दूसरी मोटिवेशन जो थी वो स्पीड ऑफ लाइट, कि अगर स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट आ रही है और न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहती है कि स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, so that's a problem, there is something wrong with न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो वहां से मोटिवेशन सामने आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से एक मोटिवेशन आई कि आपके पास लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी मैक्सवेल्स इक्वेशंस वो भी जो है ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 स्पीड ऑफ लाइट एक्सपेरिमेंटली साबित होती है कि वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो जब वो कांस्टेंट है तो फिर न्यूटोनियन मैकेनिक्स में कुछ मसला है ना, उसकी कंसिस्टेंसी को न्यूटोनियन मैकेनिक्स में लेके आना, तो दैट वाज थ्रू दी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स को के अंदर ये चीज लाइट स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए जो टाइम डायलेशन उसका वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, सही कुछ ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।